Hello everyone, I hope you all are doing good. I, Sherry Tiwari, welcome you all on ProVidya. So yes, now we are very close to our examination. Students exam बहुत पास है हमारे और अब हमको क्या करनी है, बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है. अब तक आपने जो भी पढ़ा है स्टूडेंट्स मोर देन इनफ है. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, राइट. प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सारी चीजें आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर का पेपर आपके साथ डिस्कस किया है, जहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, कैसे पैसेजेस आने वाले हैं आपके साथ, वो सारे हमने 5 ईयर के PYQs आपके साथ शेयर किया है. तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है वो वीडियो. चलो आज हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मास्टर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने क्लैट की, यानी कि एग्जाम तक आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की. आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से अपने एग्जाम की. तो चलो स्टार्ट करते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी आपको अगर मैं बात करूं तो पेपर का जो 25% होता है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है. और इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन कहते होते हैं स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस्ड होते हैं. उनमें से कुछ वैकैब्स आपसे पूछे जाते हैं और कई बार आपको ग्रामर के छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं. और लेकिन वो सारे किसके बेस्ड होते हैं, पूरे पैसेज के बेस्ड होते हैं, है ना. तो चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन. आज से क्या है, एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं. वैसे तो आप सबको आइडिया होगा ही, बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी वापस से देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा आइडिया शेयर करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मुझे सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवानी है. आओ सबसे पहले अगर मैं एक पेपर पैटर्न की बात करूं स्टूडेंट्स 2022 से 2025 तक क्या सिनेरियो चल रहा है, तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने मिलते हैं 120, यानी कि 120 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे. और टाइमिंग आपका क्या रहेगा 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स. तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स आराम से पेपर को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं मार्किंग की, मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको, तो अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो आपको +1 और नेगेटिव पे आपके -0.25 जाते हैं. तो नेगेटिव नहीं करना है स्टूडेंट्स क्योंकि माइनस मार्किंग है. एक्यूरेसी बनाए रखिएगा, अदरवाइज जो आप +1 मार्क्स ले रहे हो वहां से भी आपको नेगेटिव मार्क देखने को मिलेगा. चलो अब मैं बात करूं, सबसे पहला जो आपका सेक्शन है, जो हमारा फेवरेट सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यानी यहाँ पे आपको इंग्लिश के पैसेजेस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे. अगर मैं 2022 की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो 2022 में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते थे, राइट. फिर क्या था 2023 में भी 30 रहा, बट 24 में ये 24 का हो गया और 25 में भी ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे पास 24. यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से ज्यादा थे, बट अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से कम है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है बच्चे, तो यस थोड़ा सा पेपर को हल्का सा मॉडरेट किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा. तो पेपर इस बार का भी आपका प्रीवियस ईयर जैसे मॉडरेट पेपर ही आने वाला है, बहुत हार्ड नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा. ठीक है. बाकी अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लूं तो एक बार देख लेते हैं. करंट अफेयर्स और जीके के 35 क्वेश्चंस थे, 35 क्वेश्चंस थे और अब कितने हो गए हैं 28 और 28. फिर नेक्स्ट है हमारे पास लीगल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते थे स्टूडेंट्स, अब इसको डिक्रीज करके 32 कर दिया गया है ना. लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस थे, अब कितने हो गए हैं 24. ठीक है, 24 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं दोनों ईयर में. तो सेम चांसेस है स्टूडेंट्स की सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इस वाले यानी 2026 के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे. 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. अगर मैं क्वांट की बात करूं स्टूडेंट्स तो 15 क्वेश्चंस थे और अब कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, केसलेट डीआई दे दी जाती है, आपको डीआई सॉल्व करनी होती है. तो इसके लिए आपको टॉपिक की प्रैक्टिस भी करनी होगी, जो कि हम बिल्कुल आपको टॉपिक की प्रैक्टिस भी सारे सेक्शंस की करवाएंगे. तो बने रहिएगा हमारे साथ, और न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि हमको आज पढ़ना क्या है. देखो सारी चीजें पता है हमको कि हमको क्या करना है, बट फिर भी बच्चे हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं इसको सॉल्व करने में. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप आरसी पे कमांड बना लेते हो स्टूडेंट्स तो आप क्रिटिकल रीजनिंग को भी समझने में आसानी होगी. क्वांट के क्वेश्चन भी आपके पैसेज बेस्ड आने लगे हैं, इवन लीगल हो चाहे फिर लॉजिकल हो, हर चीज के क्वेश्चन जो है वो पैसेज बेस्ड आने लगे हैं. तो क्यों ना हम पैसेज पे ही अपनी कमांड बना ले, है ना.
तो पैसेज पे हमको बहुत अच्छे से अपनी कमांड बनानी है। अगर मैं बात करूं हमको क्या क्या चीजें फोकस करनी है, अगर मैं एक आरसी को सॉल्व कर रही हूं तो मुझे कौन कौन सी ऐसी चीजें जो फोकस करनी है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होता है हमारा कि ऑथर का टोन हमको पता होना चाहिए कि ऑथर किस टोन में बात कर रहा है, ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ऑथर का आर्गुमेंट, यानी ऑथर किस चीज पे आर्गुमेंट कर रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, वो सारी चीजें भी हमको ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे आते हैं, ऑथर के व्यू से आपको बताना है, राइट। ऑथर क्या इन्फ्लुएंस करना चाहता है इस लाइन से या इस बेसिकली फ्रेज से, तो ऑथर का व्यू पता होना चाहिए, ऑथर का फ्रेज पता होना चाहिए, ऑथर का पॉइंट आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास द टोन ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट आपको जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट मिल रहा है उसका टोन क्या है, वो किस टोन में बात कर रहा है ना। फिर क्या है मीनिंग ऑफ द टर्म, जो भी टर्म्स हैं जो भी आपको वोकैब मिल रहे हैं आपको उसके टर्म भी समझते हुए चलना है, क्योंकि वोकैब के क्वेश्चंस भी आपको कहां से मिलेंगे, इसी पैसेज से मिलेंगे। ठीक है, ईडम एंड फ्रेजेस, यस कई बार आपको कुछ ईडम फ्रेजेस दिए जाते हैं और बोलता है कि इसकी मीनिंग बताइए, है ना, या फिर ये किस सेंस में यूज किया गया है, इससे रिलेटेड कुछ मेटाफोर पूछ सकता है आपसे। तो ईडम एंड फ्रेजेस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर क्या है आपका वोकैब, जो कि मैंने आपको बताया। सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है जहां पे हम सेम होने की बात कर रहे हैं, और एंटोनिम क्या होता है जहां पे हम अपोजिट होने की बात कर रहे हैं कि समथिंग विच इज अपोजिट ऑफ दिस वर्ड। तो क्या है आपको एक सेम होना पूछ रहा है, यानी सिनोनिम भी पूछ सकता है और आपसे एंटोनिम भी पूछ सकता है। फिर क्या बोल रहा है वोकैबुलरी एंड द वर्ड मीनिंग, यस कोई वर्ड दिया हुआ है आपको उससे मीनिंग पूछेगा, या फिर ये बोल दे कि ये जो वर्ड गिवन है वो किस मीनिंग में यूज किया गया है, उसकी मीनिंग क्या है इस पैसेज में, तो आपको वो भी देखना पड़ता है स्टूडेंट्स, है ना। फिर क्या है द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, आपसे ये क्वेश्चन भी जरूर पूछता है। प्राइमरी फोकस किस चीज पे है पैसेज, तो वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका स्टेटमेंट सपोर्टिंग द पैसेज, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि पैसेज को सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि कौन सा है जो ट्रू है, कौन सा है जो फॉल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द दिस फ्रेज, तो वो भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नए टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है ट्रू और अनट्रू, यानी कि इस जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा है जो ट्रू है, कौन सा है जो अनट्रू है, आपको वो भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है इन्फ्रेंस बेस्ड, जो कि ऑथर का सबसे फेवरेट है इन्फ्रेंस, यानी कि अगर आपको कोई पैसेज दिया जा रहा है तो आप उससे क्या इन्फर कर पा रहे हो, कोई क्वेश्चन दिया है कोई लाइन दी हुई है तो आपसे पूछेगा आप इस लाइन से क्या इन्फर कर पा रहे हो, है ना, आप इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, आप क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अगर स्टूडेंट्स में बात करूं तो प्रीवियस ईयर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, ट्रू अनट्रू पे देखने को मिले हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का अब थोड़ा सा फैशन कम हो गया है स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं डायरेक्ट के, है ना, पर पैसेज एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का मिल जाएगा, इनडायरेक्ट के तो मिलेंगे बट डायरेक्ट का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बट नहीं भी मिले तो आपको वाव वंडर नहीं होना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, प्रिपेयर कर दिया गया है कि हमको इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, चलो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पे हमको फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चल अब हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करना है। हमें सब कुछ पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम सॉल्व करते हैं मैम, हम कई बार क्वेश्चन देखते हैं फिर पैसेज देखते हैं, कई बार हम पैसेज देखते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि हमने पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन पढ़ा फिर लगता है ओ मैंने तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं, वापस चलो पैसेज पे, ये लाइन मैंने कहीं देखी थी, ढूंढो। ये नहीं करना है, ये करने से ही आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट हो जाता है, और आपको टाइम बचाना है क्योंकि बाकी के सेक्शंस भी तो है ना। अगर मैं एवरेज टाइम की बात करूं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक एवरेज टाइम कितना देना चाहिए स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं तो 25 मिनट इज सफिशिएंट टू डू द 24 क्वेश्चन, सफिशिएंट है, मतलब इससे ज्यादा तो आपको नहीं करना है, आप कोशिश करो आप इससे कम कर लो, है ना। कुछ बच्चों की स्पीड काफी अच्छी होती है तो 20-22 मिनट में आराम से सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज ओके, बट मैं एक एवरेज बात कर रही हूँ कि एक एवरेज बच्चा भी अगर सॉल्व करना चाह रहा है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपना एक लिमिट सेट करना पड़ेगा कि यस 25 मिनट्स में मुझे इस सेक्शन को कंप्लीट कर देना है, वापस नहीं देखना है। ठीक है, तो ऐसा इसको सॉल्व करना है कि आपको वापस से रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, चल
देखो क्या है, इंट्रोडक्शन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है आपको पता है। एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा कुछ 400 वर्ड का, 500 वर्ड का, 600 वर्ड का, कितनी भी वर्ड लिमिट हो सकती है वो हमें नहीं पता, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको वो पैसेज मिल जाएगा, उस पैसेज से कुछ 5-6 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। यानी कि आपको क्या कर रहा है, वो कोई पैसेज दे रहा है और आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। क्या मैम ये जरूरी है कि वो आर्टिकल सिर्फ न्यूज़पेपर का होगा? तो नहीं बच्चे, ये ट्रेंड पहले चलता था बट अब ये ट्रेंड बिल्कुल अलग हो चुका है। न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी मिलेगा आपको, साथ ही साथ आपको किसी फेमस राइटर का, किसी फेमस नॉवल में से कुछ ऐसा आर्टिकल उठा के दे दिया जाएगा। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई मैं तो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज पढ़ के आया हूँ, तो थोड़ी सी ऊपर की लैंग्वेज भी आपको लेके चलनी रहती है, ठीक है। चल, आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया। अब देखो कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है ना, नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो। आपको हर लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे, जिस जिस टॉपिक पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यानी जिस जिस टॉपिक पे आरसी बनने की चांसेस हैं, ठीक है। चल ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है ये तो हमने पढ़ लिया मैम। अब आप मुझे ये बताओ कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। तो पहली चीज जो ध्यान में रखनी पड़ती है वो क्या है, हमारी एक्टिव रीडिंग। यानी अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो बिल्कुल एक्टिवली रीडिंग करनी है आपको। यानी अगर आप एक लाइन भी पढ़ते हो स्टूडेंट्स, तो आपको उस लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप पता करो कि उस सब्जेक्ट, पूरे पैसेज में सब्जेक्ट कौन है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या रिफर कर रहा है ना। तो बिल्कुल साथ साथ पढ़ते चलते चले जाइए, उसकी मीनिंग समझते चले जाइए, अंडरस्टैंड करते जाइए पैसेज को, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर लगता है ये पॉइंट मिसिंग था, तो फिर वो पैसेज पे आते हैं एंड देन दे वेस्टेड देयर टाइम, ठीक है। वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। चलो, तो आई होप एक्टिव रीडिंग आप समझ गए होंगे। यू हैव टू रीड द पैसेज एंड सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज, ठीक है। फिर क्या बोला है, अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स ऑफ द पैसेज मींस क्या, कि पैसेज जो है वो क्या बोलना चाह रहा है, किस सेंस में बोलना चाह रहा है। अगर वो कोई कंक्लूजन दे रहा है तो वो किस सेंस में कंक्लूजन दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है तो किस सेंस में स्टेटमेंट दे रहा है, वो सारी चीजें। फिर क्या है, आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट प्रोवाइडेड, यानी जो भी आपको टेक्स्ट प्रोवाइडेड है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि लेट सपोज एक इन्वायरमेंट रिलेटेड एक आर्टिकल है, आपको इन्वायरमेंट के आर्टिकल हमने बहुत प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। तो आपको अपना खुद का माइंड यूज नहीं करना है कि हमने इन्वायरमेंट से ऐसा कुछ पढ़ा था या ऐसा कुछ पढ़ा था प्रीवियस आर्टिकल में, तो खुद का दिमाग नहीं लगाना है। अगर आर्टिकल में जो भी दिया हुआ है वही आपको यूज करना है, ठीक है। चल, डेवलप अ पर्सपेक्टिव ऑन द टोन एंड टेन्योर ऑफ द गिवन पैसेज, यानी कि टोन क्या है, न्यूट्रल टोन है, इंफॉर्मेटिव टोन है, किस टोन में बात हो रही है, पॉजिटिव टोन है या फिर क्या है, टोन, टेन्योर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पढ़ते पढ़ते आपको खुद समझ में आना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको डेवलप होनी चाहिए अब, है ना। द मोस्ट फॉलोड रूल इन द आरसी सेक्शन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड। आपने क्या पढ़ा, इट विल प्रोवाइड अ बून फॉर यू, राइट। ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक वर्ड भी स्किप कर देते हो स्टूडेंट्स, एक लाइन भी स्किप करते हो, तो क्या होता है कई बार उस एक लाइन से ही आपको क्या मिलता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाता है ना। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर क्या हो जाएगी, ऑब्वियस से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप क्या करो, जो भी पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, केयरफुल होके पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, if you are able to read fast, nevertheless speed is always the secondary to understanding, यानी कि सेकेंडरी पार्ट है, हमको टाइम क्या करना है, अपना टाइम नहीं बचाना है कि भाई बहुत जल्दी जल्दी पढ़ो, बहुत टाइम है, बहुत पैनिक हो रहे हो। तो अगर आपने टाइम पे फोकस किया बच्चे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक्यूरेसी गिव अप कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम फास्ट रीड करने के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब ना करें। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको 0.25 नेगेटिव मार्क भी देखने को मिलेगा, है ना। नेगेटिव मार्क्स है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ ऊपर। तो फास्ट पढ़ने की बजाय आप क्या करो, क्वालिटी पे जाओ कि भाई अगर मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं तो इस एक लाइन में प्रॉपर मीनिंग क्या निकल के आ रही है, दैट इज द मेन पॉइंट फॉर यू, राइट। तो अगर आप क्या करते हो, सेकेंडरी दोगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हमको एक आरसी को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है ना। नेक्स्ट देखो, चल अब हमारे पास कौन कौन से पैसेजेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैम, क्या सिर्फ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को उठा के दे दिया जाता है या फिर कैसा क्या होता है।
तो बच्चे देखो, अगर मैं क्लैट एग्जाम की बात करूं तो आपको बहुत सारे पैसेजेस मिल जाएंगे, काफी कुछ इसमें मेंशन भी नहीं है बट वो भी मैं आपको डिक्टेट करके बता दूंगी। देखो, एक तो होता है करंट अफेयर्स बेस्ड, यानी कि जो भी करंट में सिनेरियो आपका चल रहा है ना, करंट में जो भी चीजें चल रही हैं आपको उससे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा आप उसके साथ क्या करो, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है ना। अगर आपके पड़ोस के देश में भी कुछ चल रहा है तो आपको वो भी पता होना चाहिए, मोदी जी कहाँ गए कहाँ नहीं गए, है ना। अगर कोई भी अपनी इसरो, ये सब डीआरडीओ, इनसे रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो आपको वो जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। सोशल इश्यूज, जो सोशल इश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो भी सोशल चल रहा है आसपास, जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उसको भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। दैट आर द सोशल इश्यूज, ठीक है। लीगल पार्ट, यानी कि जो भी हमारा लेट सपोज अगर हमारे पास कोई सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं या उन्होंने कोई एक अच्छा वर्डिक्ट दिया है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है, तो वो सब चीजें क्या होता है आपके साथ इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे पैसेजेस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, टॉपिकल टॉपिक्स, पॉलिटिकल टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, यानी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं। बट देखो, हर पॉलिटिकल न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, राइट। जो मेन होती है, जो करंट मुद्दा होता है जिसपे हम डिबेट कर सकते हैं काफी अच्छा खासा, तो वो वाले पॉलिटिकल टॉपिक्स उठाया करो। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल टॉपिक्स उठा दिया कि अच्छा ये यहाँ इनके बीच में झगड़ा हो गया या फिर इन्होंने ऐसा बोल दिया फिर ये ऐसा बोल, नहीं, अगर वो हॉट टॉपिक है तो ही आप उसको उठाओ, ठीक है। फिलोसॉफी बेस्ड आर्टिकल्स भी होते हैं, है ना। एथिक्स बेस्ड होते हैं, इकोनॉमिक्स बेस्ड होते हैं, और भी स्पेशल आर्टिकल, कई बार स्पोर्ट्स रिलेटेड भी कुछ आ जाता है। अगर स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, जैसे अभी हमारी इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता, फीमेल इंडियन टीम ने, तो उससे रिलेटेड भी मे बी कुछ आर्टिकल हो सकता है, किसी ऑथर ने या फिर किसी अच्छे जो नॉवल वॉवल लिखते हैं या फिर कोई अच्छा राइटर है उसने कुछ पॉइंट दिया हो किसी प्लेयर के बारे में या फिर अपनी इंडियन टीम के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको कैसे कैसे पॉइंट्स को उठाना है, कैसे कैसे न्यूज को उठाना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपके जो इंपॉर्टेंट होते हैं राइटर्स, जिनकी नॉवेल्स आप पढ़ते हो, मैंने डिस्कस भी किया है आपके साथ अपने प्रीवियस सेशन में कि कौन कौन से आर्टिकल आपके साथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से राइटर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप वो सेशन अगर मिस कर दिया है तो जरूर देखिएगा, है ना। उनके आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हो, उनमें से भी किसी एक के आने के चांसेस हैं, ठीक है। चल, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए कि क्लैट में हमें क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें, ठीक है। तो बस एक सारा आइडिया मिल गया, सारा क्लू मिल गया, तो एक छोटा सा आरसी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यस, चलो एक आरसी सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर ही लेते हैं मैम, है ना, एक फेस टू फेस हो ही जाए। आओ, क्या बोल रहा है, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई, ब्रेन साइंटिस्ट एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट विल नेवर फाइंड a copy of Beethoven Fifth Symphony in the brain or copies of words, picture, grammatical rules or any other kind of environmental stimuli। यानी कि कहने का क्या मतलब है, आप कितना भी ट्राई कर लो, है ना, आपने बहुत ट्राई कर लिया, बट आप क्या करोगे, ब्रेन को मशीन की तरह नहीं पा पाओगे। यानी कि कैसे मैम, देखो जैसे कंप्यूटर होता है ना, सारी पिक्चर्स होती है इसके पास, सारी वीडियोस होती है उसके पास, हमारे ब्रेन के पास भी चीजें होती है, बट वो उतनी जल्दी कॉल नहीं करता, वो एग्जैक्ट नहीं देता। कई बार हमें बहुत कुछ ऐसा याद होता है कि अच्छा हाँ मैं वहां गई थी, मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा हुआ था, हमने खाया था ये, तो जो हल्की हल्की आपको झलक याद होती है, बट एग्जैक्ट एक कॉपी याद नहीं होता। हम कितना भी ट्राई कर ले ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेम ग्रामेटिकल रूल, सेम कॉपीज वर्ड, उसने क्या कहा मैं आपको सेम बोल दूं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एड ऑन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन इजंट रियली एम्प्टी, ह्यूमन ब्रेन जो होता है कभी खाली नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा, है ना। ऑफ कोर्स, बट इट डज नॉट कंटेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल थिंक इट डज, नॉट इवन सिंपल थिंग्स सच एज मेमोरीज, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि देखो खाली तो नहीं होता, बट कई बार ऐसा होता है कि हम एक सिंपल सी मेमोरीज भी रिकॉल नहीं कर पाते। तो ये छोटा छोटा चीज जो है वो क्या करता है, बताता है कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, इतना केपेबल नहीं है जैसे कि कोई कंप्यूटर या फिर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना इफेक्टिव है, राइट। बट ब्रेन इज यूजफुल, है ना, यूजफुल तो है ही। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मजाक था।
Our shabby thinking about the brain has, जो हमारी shabby thinking है किस चीज को लेकर के, ब्रेन को लेकर के, कि ब्रेन क्या है, डीप हिस्टोरिकल रूट है, बट द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर इन द 1940s got us especially confused। यानी कि जो हमारा इसका कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ 1940 में, ये हमारा एक मिथ था, ये हमारा एक कंफ्यूजन था कि जो ब्रेन है वो ऑलरेडी इतना केपेबल है हिस्टोरिकल तरीके से, तो हमको कंप्यूटर का इन्वेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये अभी भी हमारे दिमाग में क्या है, मिथ बना हुआ है। तो भाई मिथ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर है, ब्रेन ब्रेन है ना। चलो देखें फिर क्या बोलता है, फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी नाउ, अब हाफ अ सेंचुरी से ज्यादा हो चुका है हमारे साथ, है ना, 50 ईयर प्लस हो चुका है इस बात को। साइकोलॉजिस्ट, linguistics, neuroscientists and other experts on human behavior have been asserting that the human brain works like a computer। मतलब पता लगा रहे हैं, अभी ये बात प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि ह्यूमन का जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो इस चीज में कौन कौन लगा हुआ है आप देखो तो साइकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, लिंग्विस्टिक्स लगे हुए हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट लगे हुए हैं। ये पता लगा रहे हैं कि जो ब्रेन है ह्यूमन का वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है या नहीं। फिर क्या बोल रहा है, कंप्यूटर रियली डू ऑपरेट ऑन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो वो सिंबल्स पे काम करता है, आप सभी जानते होंगे, है ना। आप जो भी उसको इनपुट देते हो वो उसको क्या करता है, बाइनरी डिजिट में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है और फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर आपको एक आउटपुट देता है। तो वही बोल रहा है कि कंप्यूटर रियली डू ऑपरेट ऑन अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे कि दे रियली स्टोर एंड रिट्राइव, उसको हम स्टोर कर सकते हैं उसमें इंफॉर्मेशन और रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे आपने आज से 4 साल पहले कोई फोटोज उसमें सेव करके रखी होगी और वो अच्छे तरीके से सेव होगी, तो वो सेम अगर आप उसको ढूंढोगे तो वो सेम आपको मिल जाएगी उसी वे में, है ना, कुछ एड ऑन नहीं होगा। बट ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। ब्रेन क्या होता है, कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि रोज हमारे साथ इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, हम ध्यान में रखते हैं, दैट्स व्हाई दे रियली प्रोसेस, they really have physical memories, okay, they really are guided in everything they do without exceptions, कोई भी exceptions के अलावा, by algorithm। वो कैसे बनते हैं कि algorithm के थ्रू चलते हैं। अगर आप इंस्टा या यूट्यूब वगैरह यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक वीडियो को लाइक कर दो या फिर एक किसी तरीके के वीडियो को सर्च करते हो तो आपको बार बार वही वीडियोज आते हैं, वही वीडियोज दिखते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक एल्गोरिदम चलता है ना। तो एक एल्गोरिदम चलता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। फिर क्या बोल रहा है, ह्यूमन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो डू नॉट, नेवर डिड एंड नेवर विल। ह्यूमन ऐसा नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी कर पाएंगे, है ना। गिवन दिस रियलिटी, व्हाई डू so many scientists talk about our mental life as if we are computer। इसीलिए क्या है कि इस रियलिटी को अगर मैं देख के बात करूं तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये बात करते हैं कि जो हमारी मेमोरीज है, जो हमारी मेंटल लाइफ है, वी वर अ कंप्यूटर। क्या हम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, यानी कि क्या हमारी मेमोरीज जो है वो कंप्यूटर की तरह है। तो ये अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसका आंसर हमको अभी नहीं मिला है, ना ही बहुत सारे जो हमारे ऑथर्स हैं उनको भी इसका आंसर नहीं मिला है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है उनको भी आंसर नहीं मिला है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है। इन इस बुक, एक बुक है कौन सी, अवर ओन इमेज, ठीक है, 2015 में लिखी गई थी। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है उनका नाम क्या है, जॉर्ज जारकार्डिस, डिस्क्राइब 6 डिफरेंट मेटाफोर्स। उन्होंने 6 डिफरेंट मेटाफोर डिस्क्राइब किया। पीपल हैव एम्प्लॉयड ओवर द पास्ट 2000 ईयर टू ट्राई टू एक्सप्लेन ह्यूमन इंटेलिजेंस। और उनका जो 6 जो डिफरेंस है उसमें वो क्या कर रहे थे, 6 साल से कम 2000 लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। किस चीज में, कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ह्यूमन के इंटेलिजेंस को, कि ह्यूमन कितना इंटेलिजेंट है, उसका माइंड कितना केपेबल है, उसके ब्रेन की स्टडी चल रही है। Each metaphor reflected the most advanced thinking of the era that spun it। यानी कि और हर एक मेटाफोर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, एक बहुत ही एडवांस थिंकिंग ऑफ द एरा, किस चीज पे सोचने का, कि ब्रेन जो है वो ज्यादा कैपेबल है या फिर कंप्यूटर। Predictably, just a few years after the dawn of the computer technology in the 1940s, the brain was said to operate like a computer। अब इसी के बाद क्या हुआ कि जब कुछ साल हुए किस चीज पे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज पे, 1940s द ब्रेन वाज सेट टू ऑपरेट लाइक अ
कंप्यूटर विद द रोल ऑफ फिजिकल हार्डवेयर played by the brain itself and our thoughts serving as a software। अब उन्होंने क्या कर दिया, ये उनकी थ्योरी थी, ठीक है, उनकी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा ब्रेन है वो कैसा है, कंप्यूटर की तरह ऑपरेट कर रहा है, और क्या है, जो हमारा रोल है फिजिकल वो हार्डवेयर की तरह काम करते जा रहा है, और जो हमारे थॉट्स हैं उसको उन्होंने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर की तरह बताया। ऐसा उनकी थ्योरी ने बताया, उनके जो मेटाफोर्स थे उन्होंने बताया कि यस, ह्यूमन ब्रेन जो है वो भी एक कंप्यूटर है, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको हम हार्डवेयर में काउंट कर लेते हैं, और जो भी हम सॉफ्टवेयर एबिलिटीज करते हैं, यानी जो माइंड से सोच रहे हैं, जो थिंकिंग है, उसको हमने सॉफ्टवेयर में रख लिया, ठीक है। फिर क्या है आपका, द लैंडमार्क इवेंट दैट लॉन्च, एक लैंडमार्क इवेंट लॉन्च हुआ, ठीक है, व्हाट इज नाउ ब्रॉडली कॉल्ड कॉग्निटिव साइंस, जिसको क्या बोला गया, कॉग्निटिव साइंस, है ना, वाज द पब्लिकेशन ऑफ लैंग्वेज, जो एक पब्लिकेशन था किस चीज का, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का, कब, 1951 में, बाय द साइकोलॉजिस्ट, और इसके साइकोलॉजिस्ट कौन थे जिन्होंने ये निकाला, वो कौन थे, जॉर्ज मिलर। मिलर प्रपोज दैट द मेंटल वर्ल्ड कुड बी स्टडीड रिगुलरली यूजिंग कंसेप्ट। उन्होंने बोला कि जो मेंटल है, यानी जो हमारा ब्रेन है, उस पर हमें काफी अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है ना, तो कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के हमको मेंटल थ्योरीज पे पढ़ने की जरूरत है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन थ्योरीज से, कंप्यूटेशन से एंड लिंग्विस्टिक्स से। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग वाज टेकन टू इट्स अल्टीमेट एक्सप्रेशन इन शॉर्ट बुक, और ये जो एक्सप्रेशन है उन्होंने शॉर्ट बुक में लिखा, द कंप्यूटर एंड द ब्रेन में, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की, जो कब लिखा उन्होंने, 1958 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन विच, इस बुक में द मैथमेटिशियन जो है वो हमारे कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन, है ना, ये काफी अच्छे मैथमेटिशियन है, इनके काफी फॉर्मुलेज भी आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। तो इन्होंने लिखा, स्टेटेड फ्लैटली दैट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो कैसा है, इज प्राइमा फेसिया, ठीक है, डिजिटल, ऑल्दो ही एक्नॉलेज दैट द लिटिल वाज एक्चुअली नोन अबाउट द रोल द ब्रेन प्लेड इन ह्यूमन रीजनिंग एंड मेमोरी, ठीक है, हिड्रो। और उसने उस बुक में उन्होंने ये बताया कि काफी ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ ब्रेन जो है हमारा रोल प्ले करता है ह्यूमन को सोचने में, समझने में, वो सारे पॉइंट्स इन्होंने अपनी बुक में लिखा, और दैट इज द प्राइमरी फैक्टर, है ना, दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ हिज बुक। नाउ ही ड्रॉ पैरेलल आफ्टर पैरेलल बिटवीन द कंपोनेंट्स, और वो इन्हीं कंपोनेंट्स में सारी चीजों को ड्रॉ करते थे। आओ नेक्स्ट देखते हैं, of the computing machine of the day and the component of the human brain, ठीक है। meanwhile vast sum of money are being raised for a being research। अब इस पे बहुत ज्यादा क्या हो गया, बातचीत चलने लगी, है ना। अब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया गया किस चीज पे, इस ब्रेन से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उस पे इन्होंने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, है ना, बेस्ड इन सम केसेस, कुछ केसेस पे, और द फॉल्ट आइडियाज एंड प्रोमिसेस दैट कैन नॉट बी कीप्ड। अब देखो ऐसा कुछ सेव में भी नहीं रखा गया, ये इनका जो स्टडी चल रहा था उन पे सबको थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा, तो लोगों ने क्या किया कि हाँ ठीक है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये थ्योरी इनकी सही लग रही है, मे भी हमको कुछ अच्छा पता चल जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा बिना किसी कोलेटरल के रखे, बिना किसी एक प्रॉपर रूल्स के थ्रू, ना ही कोई अच्छा सा रेगुलेशन सेट किया, उनको क्या कर दिया, पैसे दे दिए कि यस हम लोग इस पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। द मोस्ट ब्लेटेंट इंस्टेंट ऑफ द न्यूरोसाइंस, जो एक बहुत ही ज्यादा न्यूरोसाइंस का ब्लेटेंट था, वो गॉन अवे, डॉक्यूमेंट रिसेंटली इन ए रिपोर्ट इन साइंटिफिक अमेरिकन कंसर्न 1.3 बिलियन उन्होंने उस पे दिया, ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द यूरोपियन यूनियन। और फिर पैसे किसने दे दिए, ये जो वास्ट खर्चा कर रहा था वो कौन कर रहा था, अपना यूरोपियन यूनियन कर रहा था 2013 में। और कितना पैसा दे दिया गया भाई, 1.3 बिलियन डॉलर, बहुत पैसा होता है इसको रिसर्च करने के लिए, उन्होंने दे दिया कि लो भाई रिसर्च करो, और वो भी बिना किसी रूल्स के, रेगुलेशंस के, है ना, इंटरेस्ट वगैरह जोड़े वोड़े। फिर क्या, चार्मास्टिक हेनरी मार्करेन दैट ही कुड क्रिएट अ स्टिमुलेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन ब्रेन, इनको मिल गया ये। अब देखो इन्होंने क्या किया, क्या ये पता लगा पाए कि नहीं, कौन थे हमारे, हेनरी मार्करम, ठीक है। सुपर कंप्यूटर बाय 2033, उन्होंने बोला कि जो ये जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन, वो एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, कब तक, 2023 तक। 2023 तो चला भी गया, है ना मतलब इनकी इस थ्योरी पे, सॉरी
यस चलो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, वापस से कि इनकी इस थ्योरी पे, इनकी थ्योरी क्या थी कि 2023 तक जो ह्यूमन ब्रेन है हमारा, उसको हम पूरी तरीके से कंप्यूटर बना देंगे, सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। तो लोगों को लगा यस सही है, तो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि लो भाई पैसे लो और तुम इस पर रिसर्च करो, है ना। एंड दैट सच अ मॉडल वुड रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज। और ये जो हो जाएगा, इससे हम एल्जाइमर जो हमारी डिजीज होती है ना, इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं और भी, उसको भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बदल देंगे, है ना। ईयू ऑफिशियल फंडेड हिज प्रोजेक्ट, ईयू ने क्या कर दिया, उसके वादे देखते हुए, इसकी बातें देखते हुए उसके प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, फंड कर दिया, पैसे दे दिए, है ना। फिर क्या होगा, विथ वर्चुअली नो रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रूल्स के, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। लेस देन 2 years into it the project turned into the brain week, यानी कि जो वो निकालना चाह रहे थे उसका रिजल्ट, जो वो उनका प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया। कब, विद इन लेस देन 2 years, है ना, 2 साल से कम में भी वो क्या है, उनका प्रोजेक्ट क्या हो गया, फेल हो गया। एंड मार्करम वाज आस्क्ड टू स्टेप डाउन, और फिर मार्करम को बोला कि भाई अब तुम चलो, अब तुमसे नहीं हो रहा, यू हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोजीशन, राइट। फिर क्या कर दिया इन्होंने, वी आर ऑर्गेनाइज नॉट कंप्यूटर्स, गेट ओवर इट, है ना। हमने क्या बोला कि हम क्या है, हम ऑर्गेनिज्म है, ना कि हम कंप्यूटर्स है। वो मशीन है, मशीन मशीन की तरह से काम करेगी, वी आर द पीपल, वी आर द ह्यूमन, राइट। फिर क्या बोला, गेट ओवर इट, लेट अस गेट ऑन विद द बिजनेस और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अवरसेल्फ। अब हम क्या करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, हमारा ब्रेन कितना है कैपेबल है, ना कि हम उसको एक मशीन से कंपेयर करें, है ना। फिर क्या है, बट विदाउट बीइंग इनकम्बर्ड by unnecessary intellectual baggage, the IP metaphor has had a half century run and producing few if any insight along the way, the time come to hit the delete key। मतलब कि जो भी हमारे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं कि यस वी आर द कंप्यूटर, हम इन चीज को खत्म कर सकते हैं, हमको मतलब कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं, हमारा ब्रेन इनफ है, ह्यूमन इज इनफ। तो भाई ह्यूमन इज इनफ, ओके, बट ह्यूमन इज अ ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन इज नॉट अ मशीन। इंसान मशीन नहीं है, इंसान क्या है, इंसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो उसको उसके तरीके से ही ट्रीट किया जाए। और ये जो मिथ है हमारे बीच की, ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर आर सेम, हम इनमें सिमिलरिटीज निकाल सकते हैं, तो वो उस चीज को हमको क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा इस पैसेज को कैसे समझना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, और कोई लाइन तो नहीं है, एक बार चेक कर ले। हाँ, अब कोई लाइन नहीं है, फटाफट से हम क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर करते हैं, ठीक है। अब देखो पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। मैं 1 मिनट दे रही हूँ आपको, फटाफट से आपको इसको सॉल्व करना है 1 मिनट में। इसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले आपकी बारी है, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स। चलो देख लेते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ इसको मैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ऑथर्स टोन, अगर ऑथर्स के टोन और ऑथर का जो भी एग्जाम्पल हमको गिवन है पैसेज में, इट्स कैन बी इन्फर्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड। देखो मैंने आपसे कहा था इन्फ्रेंस बेस्ड आपको मिलेगा, तो सेम जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले स्टूडेंट्स, हम उसको ही लेके आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो क्या बोल रहा है, इट कैन इन्फर दैट ही व्यू द कंप्यूटर मेटाफोर फॉर द ब्रेन, यानी कंप्यूटर का जो मेटाफोर है वो ब्रेन के लिए यूज किया गया, कैसे, एज अ यूजफुल साइंटिफिक फ्रेमवर्क, यानी ये एक यूजफुल साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। दूसरा क्या है, मिसलीडिंग एंड आउटडेटेड कंसेप्ट, यानी एक मिसलीडिंग है और आउटडेटेड कंसेप्ट है। अ रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी, अ टेम्परेरी बट इफेक्टिव कंपैरिजन, टेम्परेरी है बट इफेक्टिव कंपैरिजन है। देखो टेम्परेरी तो नहीं था, टेम्परेरी तो नहीं था बच्चे, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, डी तो बिल्कुल रॉन्ग हो जा रहा है। यूजफुल साइंटिफिक फ्रेमवर्क, यूजफुल तो है बट एग्जाम्पल उसने मेटाफोर के सेंस में ही नहीं किया है ना। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, यानी बी और सी।
तो मिसलीडिंग एंड आउटडेटेड कंसेप्ट, यस, ये जो आपको ब्रेन का जो कंप्यूटर की तरह मेटाफोर यूज किया जा रहा था वो क्या कर रहा था, आपको मिसलीड ही तो कर रहा था। बल्कि लास्ट में हमने क्या देखा, लास्ट में तो हमको यही पता चला कि दोनों चीज अलग है, दोनों की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, वो ऑर्गेनिज्म है, वो कंप्यूटर मशीन है आपका। तो क्या बन रहा है आपका, अगर मैं इन्फ्रेंस की बात कर पाऊं तो इन्फ्रेंस आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, दो चीजें मिलती हैं आपको, एक होता है इन्फ्रेंस, एक होता है आपका एज्यूम्शन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एज्यूम्शन आपको एज्यूम करना होता है सिचुएशन को देख के, और इन्फ्रेंस क्या होता है, आपको इन्फर करना होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ, बाहर बादल काले काले हैं, है ना, आवाज आ रही है बादलों की, तो आपको क्या लगेगा, यस इसमें रेन है ना, रेनिंग हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो आप अपने जो एजम्पशन है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, या फिर आपने जनरली ऐसा देखा है कि ऐसे काले बादल होते हैं, ऐसे बादल गरजते हैं तो बारिश होती है, तो दैट इज योर अजम्पशन, यानी जो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से फील करके एक्सपीरियंस करके शेयर कर रहे हो, तो दैट इज द एजम्पशन। बट इन्फ्रेंस क्या होता है बच्चे, इन्फ्रेंस आपको डायरेक्ट पैसेज में नहीं दिया होता, आपको वो लाइन पढ़ के आपको समझ में देखना पड़ता है ना, तो वो क्या होता है इन्फर, कहीं ना कहीं हिंट आपको जरूर मिल जाएगा पैसेज में, ये ध्यान रखना। अब देखो, रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी है ये, नहीं डिस्कवरी नहीं है, ये क्या है, ये एक मिसलीडिंग कंसेप्ट है ना, जो क्या कर रहा है, मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है इसको, एक बार पैसेज को आराम से पढ़ना है, फिर आपको पैसेज वापस देखना नहीं है। ठीक है, चलो अब ये क्या है क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अब एक अंडरलाइन वर्ड है क्या, द मोस्ट ब्लेटेंट इंस्टेंस ऑफ न्यूरोसाइंस गॉन अवे, अवे है ये AWAY। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, द मोस्ट ब्लेटेंट इंस्टेंस ऑफ न्यूरोसाइंस गॉन अवे, तो ये किस सेंस में यूज किया गया है, ये जो लाइन जो है वो किस सेंस में यूज की गई थी बच्चे, तो ऑब्वियस एंड शॉकिंग, ये ऑब्वियस तो है और शॉकिंग भी है। फिर क्या बोल रहा है, हिडन एंड सबटाइटल, मतलब किसी चीज का सबटाइटल है, कुछ हिडन बात बोल रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, रेयर एंड एक्सेप्शनल, रेयर है और एक्सेप्शनल है। फिर क्या बोल रहा है, रीसेंट एंड टेम्पररी, कोई चीज रीसेंट है और टेम्पररी है। तो अगर मैं बच्चे इस पूरे मेटाफोर को देखूं, जो भी इसके सेंस में यूज हुआ था, तो वो कैसा था, कोई चीज ऑब्वियस है और कैसी है, शॉकिंग है। ठीक है, कोई चीज ऑब्वियस है और शॉकिंग है, उसके सेंस में न्यूरोसाइंस को गॉन अवे करके यूज किया गया था पैसेज में। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज का पूरा कंक्लूजन किस लाइन में इंक्लूड है। तो पहला क्या बोल रहा है, द कंप्यूटर मॉडल हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल मेटाफॉर फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी जो कंप्यूटर का जो मॉडल है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है किस चीज में, ह्यूमन के हम जो इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं उसमें। फिर क्या बोल रहा है, ब्रेन साइंटिस्ट शुड फोकस मोर एंड टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव देयर रिसर्च, यानी जो ब्रेन साइंटिस्ट है, जो ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं, उनको फोकस करना चाहिए किस चीज पे, टेक्नोलॉजी पे, किस चीज को, अपने रिसर्च को इंप्रूव करने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, इट इज अ टाइम टू स्टॉप विंग द ब्रेन एज अ कंप्यूटर एंड अडॉप्ट मोर रियलिस्टिक अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि हमें रोक देना चाहिए, क्या करना, कि हम जो ब्रेन को एक कंप्यूटर की तरह यूज कर रहे हैं, या फिर हमें क्या करना चाहिए, और रियलिस्टिक कंसेप्ट को यूज करना चाहिए, है ना। अपनी अंडरस्टैंडिंग को, ये ह्यूमन के इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको और अपनी रियलिस्टिक चीजों पे फोकस करना चाहिए, ना कि हमको किस पे फोकस करना चाहिए, कंप्यूटर पे, है ना। ठीक है, चल, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैज सॉल्व ऑल मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो क्या कर रही है, जितनी भी मिस्ट्रीज है किससे रिलेटेड, ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड, उस सबको उसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। तो आप खुद बताओ स्टूडेंट्स, पूरे पैसेज के हिसाब से अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो बेस्ट कंक्लूजन आपको कौन से पार्ट में मिल रहा है, फटाफट से आंसर करिए। अब तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको, है ना। चलो आंसर करो फटाक से।
बताइए। मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, तो मेन कंक्लूजन क्या था? यही तो हो रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको रियलिस्टिक अप्रोच ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो रियलिस्टिक अप्रोच ढूंढना चाहिए, यानी किस में बोल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डिड इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर इन द 1940, यानी जो इन्वेंशन हुआ है 1940 में, लीड टू द कंफ्यूजन अबाउट द ब्रेन नेचर, ब्रेन के नेचर में इसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। कैसे बोल रहा है? कंप्यूटर वर सीन एज ए स्मार्टर देन ह्यूमन, कंप्यूटर को हम ह्यूमन से ज्यादा स्मार्टर समझ रहे हैं। फिर ये क्या बोल रहा है? साइंटिस्ट बिगिन टू थिंक ब्रेन वर्क लाइक अ कंप्यूटर, साइंटिस्ट ने क्या किया है? वो ये सोचना स्टार्ट कर दिए कि जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह काम करेगा। फिर क्या है? पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन ब्रेन रिसर्च, लोगों ने ब्रेन के रिसर्च में इंटरेस्ट ही खो दिया है। कंप्यूटर रिप्लेस साइकोलॉजिस्ट, कंप्यूटर ने साइकोलॉजिस्ट को रिप्लेस कर दिया है। तो आप खुद बताओ स्टूडेंट्स, व्हाई डिड इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर इन 1940 लीड टू कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्यों हो गया था ब्रेन के नेचर के लेकर के? यस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, कंप्यूटर को एक स्मार्टर अप्रोच समझ रहे थे हम, है ना। और दूसरे देखो, ये दोनों तो नहीं हो सकता। बी देखो क्या है? साइंटिस्ट बिगिन टू थिंक द ब्रेन वर्क लाइक अ कंप्यूटर, साइंटिस्ट ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि जो हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर वर सीन एज अ स्मार्टर देन ह्यूमन, क्योंकि कंप्यूटर जो है स्मार्ट काम कर रहा था ह्यूमन से, तो जब कोई चीज ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी तभी तो हम इसके इन्वेंशन पे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विच स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली एग्री विथ, यानी किस स्टेटमेंट के साथ ऑथर बहुत अच्छे से एग्री कर रहा है। तो एग्री और डिसएग्री वाला भी एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स। क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी कंप्लीटली स्टिमुलेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरीके से स्टिमुलेट किया जा रहा है किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन रिक्वायर मूविंग बियॉन्ड द मैकेनिकल मेटाफोर, यानी ब्रेन को अंडरस्टैंड करना ये जरूरत है कि हम मैकेनिकल मेटाफोर से क्या करें, और भी ज्यादा बियॉन्ड हो सके, आगे जा सके। थ्योरीज फ्रॉम द 1950 अबाउट द ब्रेन आर इंटायरली एक्यूरेट, वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल सही थी। द फ्यूचर ऑफ न्यूरोसाइंस डिपेंड ऑन कंप्यूटर मॉडल, तो न्यूरोसाइंस का जो फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कंप्यूटर के मॉडल पे। तो ये देखो नहीं है, कंप्यूटर के सिर्फ और सिर्फ मॉडल पे नहीं, लास्ट में उन्होंने क्या बोला था? दोनों को हमें अलग अलग समझने की जरूरत है ना। और ये क्या बोला है? 1950 की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल इंटायर एक्यूरेट थी, तो नहीं, इंटायर एक्यूरेट नहीं थी, क्योंकि उसने बोला था कि 2023 में जो ह्यूमन है वो सुपर कंप्यूटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो दैट इज नॉट द आंसर, राइट। चलो, human intelligence can completely stimulated by artificial intelligence, understanding the brain require moving beyond the mechanical metaphor। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर है फटाफट से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमको अंडरस्टैंड करना होगा कि ब्रेन की जो रिक्वायर है मूविंग बियॉन्ड द मैकेनिकल मेटाफोर, मशीन से भी बियॉन्ड। अब देखो मशीन से बियॉन्ड इन द सेंस मशीन तो मशीन वाला काम करेगा, बट ब्रेन जो है इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीजें इंक्लूड करता है, इसलिए इसको बी ऑप्शन माना गया है। ठीक है, द फ्रेज इनकम्बर्ड बाय द अननेसेसरी इंटेलेक्चुअल बैगेज मोस्ट लाइकली मीन्स, अननेसेसरी इंटेलेक्चुअल बैगेज मतलब फालतू के बोझ को अपने ऊपर उठा के चलना। क्या बोल रहा है? स्लो डाउन बाय आउटडेटेड और मिसलीडिंग आइडियाज, स्लो डाउन कर रहा है आपको। इनकरेज बाय न्यू डिस्कवरीज, तो न्यू डिस्कवरीज होगा तो वो क्या बैगेज थोड़ी ना होगा, है ना। बैगेज है मतलब कोई चीज ऐसा है जो आपको बहुत हैवी सा फील कर रहा है, जो गलत है ना, तो बैगेज तो नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्या है? सपोर्टेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सपोर्ट हो रहा है। फिल्ड विद द वैल्यूएबल नॉलेज, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि क्लैट एग्जाम में हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आरसी के बेस पे। एक आरसी भी हमने प्रैक्टिस की है आपके साथ,
तो ये इस मास्टर क्लास की सीरीज हम लेके आए हैं आपके साथ, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।